आज के समय में तबाही मचाने के लिए दुनिया में बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स मौजूद हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, फाइटर प्लेन्स हो या बॉम्बर्स। बट 2011 में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ जो कि दुश्मन का कोई भी वॉरहेड, कोई भी मिसाइल्स को हवा में खत्म करने की क्षमता रखता था। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 2011 से लेके आज तक यानी कि 10 साल बाद भी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में आता है। तो आखिर क्या है वो एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे वो काम करता है और क्यों हमको एक्चुअल में उसकी जरूरत पड़ी और कैसे मार्वलस इंजीनियरिंग ने इस करिश्मे को एक्चुअल में मुमकिन बनाया। तो आज इन सब चीजों के बारे में बात होगी इस वीडियो सेशन में। वेलकम टू विंसी साइंटेक एंड आई एम योर होस्ट जयदीप सिंह। लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में मिलिट्री पावर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंट्री की सेफ्टी के लिए। और मिलिट्री का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जिसकी वजह से हम लोग एनिमी का नुकसान कर सकते हैं या एनिमी जो हमारे पास नुकसान करने की कोशिश कर रहा है उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब दुनिया में हमारे पास नंबर ऑफ वेपन्स प्रेजेंट है, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, बॉम्बर्स हो या न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो। बट आज के समय में वही देश सर्वाइव कर पा रहा है और उसी देश का एक्चुअल में नाम है जिसके पास सबसे खतरनाक वेपन्स नहीं बल्कि सबसे जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है जो कि आने वाले बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को बचाने की क्षमता रखता है। और इन्हीं में से 2011 में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ जो कि आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको सबसे पहले इजराइल ने बनाया और इसको नाम दिया द आयरन डोम। तो अब सरल भाषा में समझते हैं कि एक्चुअल में एयर डोम सिस्टम है क्या। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब हम सब जानते हैं कि धरती की सरफेस से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर एक ओजोन का लेयर है जो कि सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को धरती में आने से रोकता है, जिसकी वजह से आज जितनी भी लाइफ इस धरती पे है वो फ्लरिश कर रही है। अब ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है जो कि आने वाली रेस को धरती पे पड़ने से रोक देती है। बिल्कुल उसी तरह से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम काम करता है। इसको एक बिल्कुल हेमिस्फेरिकल डोम की तरह दिखाया जाता है जिसके बीच में मौजूद रहता है एक डिफेंस सिस्टम। अब जैसे ही एयर डोम के सरफेस में कोई भी अनअटेंडेड एनिमी मिसाइल एंटर करने की कोशिश करती है उसी समय उसका जो डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को ट्रैक करता है, ट्रैजेक्टरी और स्पीड उसको प्रोसेस करता है और यहां से एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है जमीन से जो कि हवा में ही उस टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि एक मिसाइल आई और हवा में ही ऑटोमेटिकली वो मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि हमको ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, सिमिलर उसी तरह से इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो हमको एनिमी की मिसाइल से बचाता है। तो आखिर हमको ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इजराइल के पास में एक जगह है गाजा। गाजा में एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि वहां से मिसाइल्स को फायर करता है इजराइल की तरफ। अब वो मिसाइल्स उसी तरह की होती हैं जैसे कि हम लोग दिवाली में रॉकेट चलाते थे। अब जब हम रॉकेट को चलाते हैं तो रॉकेट अपनी ट्रेजेक्ट्री से कहीं भी इधर उधर गिर सकता है या मैनी टाइम्स हम लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम रॉकेट को चलाते हैं तो कभी रॉकेट जमीन पे इधर उधर घूमने लगता है या कभी आसमान में जाता है या कभी आसमान से डाइवर्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। सिमिलरली यही चीज होता है गाजा से फायर किए गए रॉकेट्स को। पहली बात तो वो रॉकेट्स बहुत ज्यादा चीप होते हैं, उनमें सिर्फ बारूद भरा होता है और जब उसको आग लगाया जाता है गाजा से वो रॉकेट्स डायरेक्ट अपने आप रैंडमली गिरते हैं इजराइल में। और अगर इजराइल में किसी पॉपुलेटेड जगह पे गिरते हैं या किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिरते हैं जो कि पहले से बना हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। 2006 में इजराइल और लेबनान कंट्री के बीच जो वॉर होती है उस वॉर में इजराइल का बहुत नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ मिसाइल से जो कि एयर से ड्रॉप किए जाते हैं इजराइल कंट्री पे। अब फ्यूचर में वैसे अटैक्स ना हो और एयर मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए इजराइल ने 2007 में एक ऐसे प्रोजेक्ट की नींव रखी जिसको बोला गया एयर डोम। 3 साल की कड़ी मशक्कत और $200 मिलियन खर्च करने के बाद अमेरिका की कंपनी रायथन और इजराइल की कंपनी रफाइल डिफेंस ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो कि आने वाली मिसाइल्स को ऑलमोस्ट रोकने लायक था। यानी कि 2011 में पहली बार वो सिस्टम को टेस्ट किया गया और वो सिस्टम आने वाली 90 to 95% मिसाइल्स को रोकने में पूरी तरह से सक्षम था ऑटोनॉमसली। तो एक्चुअल में ये सिस्टम के अंदर है क्या, कैसे ये आने वाली कोई भी एनिमी मिसाइल्स को ट्रैक करता है, उसको प्रोसेस करता है और मिसाइल्स को उसी डायरेक्शन में फायर करता है। वो मिसाइल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है हवा में ही, ताकि उसका मलबा भी नुकसान ना पहुंचाए जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं। अब ये पूरे के पूरे आयरन डोम सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं। इसको आप इमेजिन कीजिए एक कंप्यूटर की तरह। अब कंप्यूटर में 3 मेन चीजें होती हैं, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसर जो कि सीपीयू में होता है और तीसरा होता है आउटपुट जो कि आपको मॉनिटर में नजर आता है।
अब जैसे ही हम इनपुट देते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं या माउस से कुछ क्लिक करते हैं, तब हम उस माउस या कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। अब जैसे ही वो इनपुट सीपीयू के पास जाती है, वो सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करता है और जो भी उसका प्रोग्रामिंग किया होता है विंडोज का, उसके हिसाब से वो डिस्प्ले में आउटपुट दिखाता है। यानी कि अगर हम किसी गेम के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका इनपुट गया क्लिक करने से लेके, और सीपीयू उस क्लिक को प्रोसेस करेगा और मॉनिटर पे फाइनली गेम को दिखा देगा। यही चीज होता है आयरन डोम सिस्टम में। आयरन डोम सिस्टम में भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है इनपुट, जो कि है रडार सिस्टम, दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि है प्रोसेसर, और तीसरा है फायरिंग यूनिट्स, जो कि है आउटपुट। अब जैसे ही एनिमी की मिसाइल उस आयरन डोम सिस्टम की स्फीयर में एंटर करती है, सबसे पहला जो कंपोनेंट रोल में आता है वो आता है रडार सिस्टम। अब यहाँ पे मल्टी मिशन रडार्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि एनिमी की उस मिसाइल को ट्रैक करके उसकी स्पीड को बताता है प्रोसेसर को, यानी कि दूसरे यूनिट को, जो कि है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब ये यूनिट डिसाइड करता है कि जो भी मिसाइल आ रही है उसकी ट्रेजेक्ट्री ये है, वो यहाँ पे गिरेगी, वहां पे कितना नुकसान हो सकता है और वो मिसाइल कितनी कैजुअलिटी करने की संभावना रखती है। प्रोसेस करने के बाद ये कमांड देता है तीसरे सिस्टम को, यानी कि फायरिंग सिस्टम को, जो कि आउटपुट मॉड्यूल है। अब वहां पे होती हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। जब भी इसको कमांड जाता है कि ये मिसाइल जो है एनिमी की है, इसको इंटरसेप्ट करना है, ये कमांड देता है प्रोसेसर। जैसे ही प्रोसेसर से कमांड गया फायरिंग यूनिट में, वहां से एक मिसाइल लॉन्च होती है, जो कि एनिमी की मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देती है। अब आखिर सवाल तो यार वही खड़ा होता है कि एक्चुअल में ये जो तीन कंपोनेंट हैं वो काम करते कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए हमको एक एक कंपोनेंट के अंदर में जाना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं रडार सिस्टम को। यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है मल्टी मिशन रडार्स। अब रडार को ब्रीफ में समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक गेंद है और मेरे सामने एक दीवार है। जब भी मैं गेंद को जोर से दीवार पे मारूंगा तो गेंद दीवार को टकरा के मेरे हाथ में वापस आएगी। अब जब मैंने गेंद को मारा और जब मेरे पास गेंद वापस आई, उसके बीच में जितना टाइम इंटरवल होगा, अगर हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे कि कितना टाइम वो ली और कितना उस गेंद की वेलोसिटी थी, यानी कि कितनी स्पीड से मैंने गेंद को दीवार पे मारा, तो अगर हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि मेरे हाथ और दीवार के बीच में डिस्टेंस कितना था। यानी कि स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम तोड़े, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अगर हमारे पास टाइम पता हो बॉल का और हमारे पास स्पीड पता हो बॉल की, तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा मेरे हाथ और बॉल के बीच। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है रडार सिस्टम्स में। अब रडार क्या करते हैं, रडार बॉल की जगह यूज करते हैं रेडियो वेव्स को, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आपने बहुत सारी जगह में देखा होगा कि रडार्स हमेशा 360 डिग्री घूमते रहते हैं। उस घूमने के दौरान रडार्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने गेंद को हाथ से छोड़ा था दीवार पे मारने के लिए, वैसे ही रडार का जो एंटीना है वो रेडियो वेव्स को छोड़ता है स्पेस में। अब जैसे ही मान लीजिए स्पेस में कुछ नहीं है, तो जो रेडियो वेव्स छोड़ा गया वो स्पेस में चली जाएंगी, उनका कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं आएगा। बट अगर उसी स्पेस में कोई ना कोई पक्षी उड़ रहा है या कोई ना कोई एयरक्राफ्ट एयरप्लेन है, तो वो वेव्स क्या करेंगी, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा रडार के पास आएंगी। यानी कि उतनी बीम तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी, बट उसका कुछ पोर्शन उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। और रडार में ही रिसीवर लगा होता है, जैसे कि मैंने अपने हाथ में बॉल को कैच किया, जैसे कि मैंने बॉल को रिसीव किया, उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही रेडियो वेव्स को रडार का जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा और इंटरप्रेट करेगा कि कितनी रेडिएशन मेरे पास रिटर्न आई है और कितने टाइम के बाद आई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास बॉल की टाइमिंग और बॉल की स्पीड पता हो तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस था। सिमिलरली जब वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, तो रडार का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ये डिटरमिन करता है कि मैंने कब वेव को ट्रांसमिट किया था और कितने समय के बाद वेव मेरे पास रिटर्न आ रही है। अब इस केस में हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अगर हमारे पास स्पीड मिल गई, हमारे पास टाइम मिल गया, तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि जहां से वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आई वो ऑब्जेक्ट उस रडार से कितना दूरी पे है। इसी फंडे से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे उड़ रही है जितनी उस रडार की रेंज में आती है। अब रडार यहाँ पे एक और चीज़ मेजर करता है जो कि है मिसाइल की स्पीड। अब उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ करता है डॉपलर इफेक्ट को। डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कभी आप स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े होंगे। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पे जब आप खड़े हैं तो एक ट्रेन बहुत हाई स्पीड से आ रही है और उसको प्लेटफॉर्म पे रुकना नहीं है, तो
तो आपने क्या देखा होगा कि जैसे ही ट्रेन आपके पास आ रही है तो उसका हॉर्न एकदम हाई पिच पे बजने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से क्रॉस करके आगे चली जाती है तो वो साउंड जो है वो हॉर्न का बहुत लाइट धीमे होने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट, जिससे कि जो आने वाली इनकमिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और जाते समय वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिसके कारण पिच में डिफरेंस आता है और हम लोग साउंड को इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। यही सेम चीज साउंड की जगह पे यूज करती है रेडियो वेव्स, और रडार उसी चीज को इंटरप्रेट करके ये बताता है कि कोई भी व्हीकल कितनी हाई स्पीड पे आ रहा है। जैसे ही रडार का एंटीना वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, अब वही वेव जब आने वाले कोई भी एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक करेंगी, अब क्योंकि वो एयरक्राफ्ट एक स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसमें आने वाली रेडियो वेव्स जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जैसे ही वो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स दोबारा से एंटीना के पास आएंगी, रडार उसको इंटरप्रेट करेगा कि उसकी कितनी स्पीड है। अब ये चीज़ का कैलिब्रेशन पहले से ही रडार में डाल दिया जाता है कि अगर कोई व्हीकल कितनी स्पीड पे मूव करेगा तो वो रेडियो वेव्स को कितना कंप्रेस करेगा। उस कंप्रेशन को या उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर पाते हैं कि वो व्हीकल का स्पीड कितना है। अब इन्हीं दो बेसिक सिद्धांतों का यूज करते हुए रडार हमको ये बताता है कि आने वाले मिसाइल की एक्चुअल में लोकेशन क्या है और दूसरी उस मिसाइल की स्पीड क्या है। तो जब हमको पता लग जाती है कि भाई एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है, इस लोकेशन से आ रहा है और उसकी स्पीड इतनी है, वो डाटा फीड करता है सेकंड यूनिट को, यानी कि प्रोसेसर को, यानी कि सिस्टम के प्रोसेसर को, जिसको बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब इस सिस्टम में बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि हाई एंड प्रोसेसिंग करते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसके पास रियल टाइम डाटा होता है जीपीएस का भी। अब जैसे ही रडार इसको ट्रेजेक्ट्री और स्पीड बताता है, वो इस ट्रेजेक्ट्री और स्पीड से कैलकुलेट करता है कि वो एक्चुअल में मिसाइल कहाँ पे गिरने वाली है, और जहाँ पे गिरने वाली है वहाँ पे क्यूमुलेटिव डैमेज होने की संभावना कितनी है, यानी कि जो मिसाइल को फायर किया गया है वो मिसाइल किस तरफ एक्चुअल में फायर की गई है। कहीं वो मिलिट्री कैंप पे गिरने वाली है, या किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गिरने वाली है, या किसी ऐसी जगह गिरने वाली है जहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। तो वो सिस्टम बेसिकली इंपैक्ट पॉइंट्स को कैलकुलेट करता है और डैमेज को एक्सेस करता है कि वहां पे होने वाला नुकसान और कैजुअलिटीज कितनी है। अब मान लो कि जो मिसाइल लॉन्च किया गया है वो रडार ने बताया इस लोकेशन और इस स्पीड से आ रहा है, और जब वही डाटा कंट्रोल सेंटर इवेल्युएट करता है, वो देखता है कि वो जो मिसाइल है उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो मिसाइल पहाड़ों पे जाके गिरेगी या किसी ऐसे मैदान में गिरेगी, बंजर जमीन में या बहुत सारे खुले मैदान में, जहां पे किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तब वो सिस्टम कुछ एक्शन नहीं लेगा, वो बोलेगा कि ये डमी मिसाइल है, इसको जाने दो, हमको कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। बट अगर वही मिसाइल किसी ऐसी जगह में गिरने वाला होगा जहां पे बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा है, ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी तरह का डैमेज हो सकता है, और उसी समय वो कमांड सेंटर हरकत में आएगा और दो चीजें करेगा। सबसे पहले ग्राउंड में मौजूद जितनी भी फायरिंग यूनिट्स हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा और देखेगा जो भी इनकमिंग मिसाइल आ रही है उसके नियर में कौन सी मिसाइल मौजूद है। वो मिसाइल को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको ट्रेजेक्ट्री देगा कि तुमको किस डायरेक्शन में मूव करना है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। अब क्योंकि कमांड सेंटर एक प्रोसेसर यूनिट है, उसके पास रियल टाइम डेटा है कि मिसाइल किस स्पीड पे किस पोजीशन से और कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आ रही है, और वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने का सिग्नल देगा वो बताएगा कि तुमको किस ट्रेजेक्ट्री में मूव करना है ताकि तुम उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाओ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कि मिसाइल के सोर्स को आइडेंटिफाई करना। अब जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है ये उसकी ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करता है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री से बैक कैलकुलेशन करके ये देखता है कि वो मिसाइल एक्चुअल में कहाँ से फायर की जा सकती है। जब वो ट्रेजेक्ट्री को बैक ट्रैक करके पॉइंट आइडेंटिफाई करता है तो हो सकता है कि उसी पॉइंट में प्रोबेबल सोर्स हो जहां से मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हो। तो कमांड सेंटर बेसिकली मिसाइल के फायरिंग पॉइंट के ओरिजिन को भी कैलकुलेट करता है और ये भी कैलकुलेट करता है कि आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ये सब डाटा वो देता है तीसरे यूनिट यानी कि फायरिंग यूनिट्स को। अब यहाँ पे होते हैं मोबाइल यूनिट्स। अब ये जितने भी मोबाइल यूनिट्स होते हैं ये देश के अलग अलग कोने में बिठाए जाते हैं। ये एक पोर्टेबल सिस्टम होता है जिसमें एक बैटरी पैक होता है जिसमें कि 20 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स की गई होती हैं। अब जैसे कमांड कंट्रोल सेंटर से कमांड मिलता है कि यहाँ पे एक मिसाइल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करना है, उसी समय उस बैटरी पैक में से एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर होती है जो कि उस टारगेट को जाके हिट करती है। अब उस फायर होने से लेकर टारगेट को हिट करने के बीच मिसाइल को एक्चुअल में मैन्यूवर कौन करता है, तो आखिर वो मिसाइल कैसे उस जगह पे मूव करती है जहां पे एक्चुअल में उसको टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि मिसाइल की नेविगेशन कैसे होती है। नॉर्मली कोई भी मिसाइल की नेविगेशन दो तरह से होती है। पहली होती है इनर्शियल नेविगेशन और दूसरी होती है टर्मिनल नेविगेशन।
अब जैसे ही हम इनर्शियल नेविगेशन की बात करते हैं तो इस केस में उस मिसाइल के ऊपर छोटे छोटे एक्सेलेरोमीटर्स और जायरोस्कोप्स लगे होते हैं। अब ये वही सेंसर्स होते हैं जो कि आपके मोबाइल्स में भी हमको मिलते हैं। जब भी आप गेम खेलते हो तो आप फोन को टिल्ट करते हो और गेम में वैसा ही टिल्ट पैदा होता है, वो एक्चुअल में आपके एक्सेलेरोमीटर्स करते हैं। अब जब वही एक्सेलेरोमीटर स्पेस मिसाइल्स पे भी लगे होते हैं तो वो मिसाइल की ओरिएंटेशन को बताते हैं, यानी कि अगर मिसाइल किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रही है, एक्स एक्सिस में टेढ़ी है या वाई एक्सिस में टेढ़ी है, तो वो सब का मूवमेंट जो है वो जायरोस्कोप्स मिसाइल को गाइड करते रहते हैं, मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को। अब एक्सेलेरोमीटर्स ये बताते हैं कि वो मिसाइल किस ओरिएंटेशन में कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि अगर वो टर्न लेती है तो उस टर्निंग की एक्सेलरेशन क्या है। ये सब डाटा उस मिसाइल के लोकल नेविगेशन के पास जाता रहता है और लोकल नेविगेशन उस मिसाइल के ऊपर मौजूद फिन्स को ओरिएंट करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके मिसाइल को एक्चुअल में डायरेक्ट करता है उसके टारगेट के पास। जैसे ही वो मिसाइल अपने टारगेट के बहुत क्लोज आ जाती है तब इनर्शियल नेविगेशन काम नहीं करता है, क्योंकि अगर इनर्शियल नेविगेशन काम करेगा तो इनर्शियल नेविगेशन इतना स्ट्रांग या इतना सटीक नहीं है कि वो उस मिसाइल को पूरी तरह से स्ट्राइक कर पाए। अब एक्सेलेरोमीटर अगर हल्का सा भी मिस्टेक करेगा या हल्का सा भी रीडिंग्स में इधर उधर करेगा तो मिसाइल बिल्कुल पास से निकल जाएगी, उस पर स्ट्राइक करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब इसी केस में हम लोग यूज करते हैं टर्मिनल नेविगेशन को। अब टर्मिनल नेविगेशन में होता क्या है कि मिसाइल के आगे एक छोटा सा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है जो कि वेव्स को छोड़ता है। अब जैसे कि रेडार रेडियो वेव्स को छोड़ता है, उसी तरह से जो उसका सेंसर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ता है। अब मान लीजिए कि ये एनिमी का मिसाइल है, अब जब भी आपका इंटरसेप्टर मिसाइल पास में आ रहा है वो वेव्स को छोड़ रहा है। अब जैसे ही आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल एनिमी मिसाइल के बहुत क्लोज में आ जाएगी तो वो जो वेव्स छोड़ रहा था इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव, वो वेव्स क्या करेंगी, उस मिसाइल में मौजूद वॉरहेड है यानी कि जो बारूद मौजूद है उस मिसाइल में वो उसको जला देंगी, उसको इग्नाइट करेंगी और एक्चुअल में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ कोलिजन से पहले ही वो पूरी की पूरी मिसाइल बर्स्ट कर जाएगी और आने वाली इनकमिंग मिसाइल को भी साथ के साथ ही तबाह कर देगी। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो ये मिसाइल एक्चुअल में उस पूरे के पूरे टारगेट को स्ट्राइक नहीं करती हाई स्पीड पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये उसके पास में जाती है, उससे 90 डिग्री एंगल या उससे हल्का सा इधर उधर एंगल बनाती है और वहां जाके अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। उस ब्लास्ट में जो एनिमी की मिसाइल है वो भी खत्म हो जाती है। यानी कि इन तीनों बेसिक डिवाइसेस को ऐड करके मिलिट्री का एक ऐसा एडवांस सिस्टम तैयार होता है जो कि आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में नष्ट करने की हिम्मत रखता है। जब से ये सिस्टम कमीशन हुआ है तब से लेके आज तक 1500 से ज्यादा मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर चुका है और उसमें से 90 to 95% मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स है जो कि सबसे ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाया है। अब एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाजा जो मिसाइल्स को फायर करता है वो चीप होती है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हम बहुत सारी महंगे रॉकेट्स को यूज करते हैं। अब इतने महंगे रॉकेट्स यूज करके हम लोग इजराइल का जो मिलिट्री बजट है उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। अब एक्चुअल में इतने महंगे रॉकेट्स यूज करके हम लोग इजराइल को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है, बट एक्चुअल में आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि इजराइल ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब रहा जो कि एनिमी टारगेट्स को ऑटोनॉमसली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो सिस्टम आज इजराइल के पास नहीं होता तो शायद आज इजराइल इतना फ्लरिश नहीं करता और इतनी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास नहीं होती। यही टेक्नोलॉजी इजराइल बहुत सारे कंट्रीज को बेच रहा है। इनफैक्ट जो कंपनीज ने आयरन डोम पे काम किया है वही कंपनीज एक्चुअल में अभी अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही हैं। तो इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को समझाने की मैंने जो कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअल में मिलिट्री की ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उस चीज पे काम करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।